नमस्कार, सुबह सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। एनबीए अवार्ड्स के 17वें संस्करण में दूरदर्शन के चैनल्स को मिली बड़ी कामयाबी। इन पुरस्कारों में डीडी इंडिया को अलग अलग कैटेगरी में 3 सिल्वर, जबकि डीडी न्यूज को साइबर अलर्ट कार्यक्रम के लिए मिला गोल्ड अवार्ड। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी का इकलौता नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष बनना तय। आज प्रक्रिया पूरी करने के बाद होगी घोषणा। गोरखपुर से महाराजगंज तक पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नामांकन के बाद खुशी की लहर। मां ने कहा बेटा और तरक्की करे। समर्थकों ने मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। रायबरेली जिले के सलोन में फर्जी आधार और निवास प्रमाण पत्रों की जांच के बाद उनका निरस्तीकरण शुरू कर दिया गया है। मामले की जांच एटीएस द्वारा की जा रही है। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मैच आज। 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है दोनों टीम। तो सुबह सुबह में अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। एनबीए अवार्ड्स के 17वें संस्करण में दूरदर्शन के चैनल्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन पुरस्कारों में डीडी इंडिया को अलग अलग कैटेगरी में 3 सिल्वर, जबकि डीडी न्यूज को साइबर अलर्ट कार्यक्रम के लिए गोल्ड अवार्ड दिया गया। इसके अलावा दूरदर्शन के हिंदी और अंग्रेजी चैनल्स ने कई अन्य पुरस्कार जीते। देश की विश्वसनीय और जन सेवा आधारित पत्रकारिता को एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर बड़ी पहचान मिली है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें एडिशन ऑफ एनबीए अवार्ड्स में दूरदर्शन के चैनल्स ने विश्वसनीय और प्रभावशाली पत्रकारिता का परचम लहराया। इस प्रतिष्ठित समारोह में दूरदर्शन को विभिन्न श्रेणियों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया। इस प्रतिष्ठित समारोह में डीडी इंडिया चैनल को कुल 3 सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। डीडी इंडिया को बेस्ट इंटरनेशनल न्यूज चैनल इंग्लिश की श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ। वहीं बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम इंग्लिश के तहत उसके लोकप्रिय कार्यक्रम कनेक्टिंग द डॉट्स को भी सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा डीडी न्यूज ने सामाजिक सरोकारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल कॉज हिंदी श्रेणी में साइबर अलर्ट के लिए गोल्ड अवार्ड हासिल किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ को बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, ये हमारी टीम की कड़ी मेहनत का नतीजा है। खुशी है कि हमारे प्रोग्राम्स की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको आज इंडस्ट्री फोरम्स में एक पहचान, एक रिकग्निशन मिला है और इतने सारे अवार्ड्स हमने जीते हैं। हमारी पूरी टीम के हौसले इससे और मजबूत हुए हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में हम और भी अच्छे प्रोग्राम्स बनाते रहेंगे और नए नए अवार्ड्स जीतते रहेंगे। और दूरदर्शन न्यूज की महानिदेशक श्रीमती प्रिया कुमार ने भी विजेताओं और टीम सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे संस्थान की कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। कि शायद पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में अवार्ड्स नहीं मिलते हैं, ये जवाब है कि पॉपुलर अवार्ड्स पब्लिक ब्रॉडकास्टर को भी मिल सकते हैं अगर काम अच्छा हो और नियत अच्छी हो। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के एक्शन से सियासी हलचल तेज है। ताजा आंकड़ों से 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। और सबसे चौंकाने वाला मामला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट का है। भवानीपुर में हटे नाम नंदीग्राम से 4 गुना ज्यादा है और टीएमसी के कई नेताओं के इलाकों में भी नामों में कटौती हुई है। बीजेपी इसे फर्जी वोटर की फैक्ट्री पर ताला लगाना बता रही है। पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। सबसे चौंकाने वाली संख्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर से सामने आई है, जहां मतदाता सूची से एक झटके में 44,787 नाम हटाए गए हैं, जिसे सामान्य संख्या नहीं माना जा सकता। ये आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि नंदीग्राम, जो विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का क्षेत्र है, वहां सिर्फ 10,000 नाम हटे। भवानीपुर में हटे नाम नंदीग्राम में हुए डिलीशन की तुलना में 4 गुना अधिक है। चुनाव आयोग के अनुसार ये विलोपन
मृत्यु, स्थानांतरण, पता नहीं चलने और दोहराव प्रविष्टियों के कारण हुआ। सिर्फ मुख्यमंत्री का क्षेत्र नहीं, टीएमसी के कई कद्दावर मंत्रियों के क्षेत्रों में भी यही हाल है। मेयर फिरहाद हकीम की कोलकाता पोर्ट सीट पर 63,730 नाम, बालीगंज में मंत्री बाबुल सुप्रियो की सीट पर 65,171 नाम, तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी नैना बंदोपाध्याय की चौरंगी सीट पर सबसे ज्यादा 74,553 नाम हटे हैं। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशि पांजा की सीट श्याम पुकुर समेत टीएमसी के कई मंत्रियों के क्षेत्रों में भारी कटौती हुई है। जिला स्तरीय आंकड़ों के अनुसार दक्षिण 24 परगना में सबसे अधिक 8,16,047 नाम हटाए गए हैं। कुल मिलाकर एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण में 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। बीजेपी इन आंकड़ों को फर्जी वोटरों की फैक्ट्री पर ताला लगना बता रही है। कई राज्यों में चुनाव सुधार प्रक्रिया जारी है। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से ही विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी ने पहले ये घोषणा की थी कि वो एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगी, लेकिन अंतिम दिन ममता बनर्जी ने एसआईआर का फॉर्म भर दिया। अब विपक्षी दलों का कहना है कि ममता ने आम लोगों को गुमराह किया। उनको डर इस चीज का बात है कि आने वाला 2026 का इलेक्शन में हारने वाली, उनको डर सता रही है कि हमारे हाथ से सत्ता जाने वाली है, क्योंकि उनके पैर के नीचे जो जमीन तो वो खिसक चुकी है। लोग परिवर्तन के मूड में है और लोग परिवर्तन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की सत्ता पर देखना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर बढ़ी हलचल के बीच बड़ी संख्या में वोटर्स का नाम कटना कई तरह के राजनीतिक गुणागणित को हिलाने वाला साबित हो सकता है, खासकर सत्ताधारी टीएमसी के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में फर्जी वोटर्स का यह आंकड़ा टीएमसी की प्रभुत्व वाली सीटों से ही हटाया गया है। सबसे बड़े प्रदेश में भाजपा की बागडोर संभालने वाले पंकज चौधरी ने गोरखपुर से पार्षद के रूप में अपना सफर शुरू किया था। महाराजगंज से 7वीं बार सांसद है और केंद्र सरकार में 2 बार से लगातार मंत्री है। लोकसभा चुनाव में कम सीटें पाने के बाद भाजपा ने पंकज चौधरी को प्रदेश संभालने की जिम्मेदारी दी है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक समीकरणों को साधने की अब जिम्मेदारी पंकज चौधरी पर है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए केवल उन्होंने ही नहीं नामांकन दाखिल किया है, जिससे उनका अध्यक्ष बनना तय है। आज उसकी घोषणा हो जाएगी। इसको लेकर पंकज चौधरी की मां ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और पंकज चौधरी ने कहा आज उसकी सभी कार्यवाही पूरी की जाएगी, जिसके बाद विधिवत प्रदेश अध्यक्ष के चयन की घोषणा की जाएगी। बनना तय माना जा रहा है। अब ये तो भैया पर्चा दाखिला हुआ है, 5 सेट में पर्चा दाखिला हुआ है और अभी स्क्रूटनिंग चल रही है और स्क्रूटनिंग के बाद जब कल घोषणा होगा तब मैं आगे और कुछ बताऊंगा आपको। निश्चित तौर से कोई पद बड़ा और छोटा नहीं होता। जो दायित्व मिलता है उस दायित्व को पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पूरा तन मन धन से हम लोग उसको निभाते हैं। अभी स्क्रूटनी की प्रक्रिया की प्रत्याशी बुद्धि है। बाकी प्रक्रिया कल दोपहर को होगी। उस समय बाकी जो कार्यक्रम है, बाकी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो कल दोपहर को होगी। उस समय आगे का कार्यक्रम। गोरखपुर के घंटाघर हरबंस गली स्थित घर में 20 दिसंबर 1964 को जन्म लेने वाले पंकज चौधरी ने एमपी इंटर कॉलेज से इंटर तक की शिक्षा लेने के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा ग्रहण की। औद्योगिक घराने में जन्मे पंकज चौधरी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1989 से गोरखपुर नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ने से की। पार्षद बनने के बाद वे नगर निगम में उपसभापति चुने गए। 1989 में ही गोरखपुर से कटकर महाराजगंज जिला बना, जिसके बाद से पंकज चौधरी वहां से सांसद हैं। 1991 में पहली बार पंकज चौधरी भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़े थे। तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहां की जनता ने उन्हें लगातार जीत दिलाई और 7वीं बार महाराजगंज से सांसद हैं। 2 बार से वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री के रूप में मंत्री पद संभाल रहे हैं। सहज शहर और
लोगों के साथ समन्वय स्थापित करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। विवादों से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान देने वाले पंकज चौधरी अब उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान संभालेंगे। उनके अध्यक्ष बनने से महाराजगंज के लोग प्रसन्न हैं और उन्होंने ढोल नगाड़ा बजाकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। सबसे पहले पंकज चौधरी एक ऐसे सरल नेता है, सहज नेता है, जो सारे लोगों के दिलों में बसते हैं। और पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर, निर्विरोध बनने पर भारतीय जनता पार्टी अभी पंचायती चुनाव में और 2027 में पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पंचायत में भारी जीत मिलने जा रही है, क्योंकि पंकज चौधरी जैसा सरल नेता, पंकज चौधरी से उदारवादी नेता, पूरे मुझे ये कहने में बड़ा फक्र हो रहा है, 7 बार के वो सांसद हैं, हमारे ही जिले से हैं, हम उनको बहुत ही करीबी से जानते हैं और उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने में बहुत बड़ा फायदा सभी वर्गों को होने जा रहा है। जी, मैं बताना चाहूंगा पंकज चौधरी जी जो है आज सांसद के रूप में हम लोगों के बीच में कई साल सेवा कर रहे हैं और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं वो, और हर धर्म को एक साथ लेके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ईसाई सबको साथ लेके चलते हैं, कभी किसी भेदभाव नहीं समझा। आज यही परिणाम, यही फल उनको मिला है कि हम लोगों के बीच में प्रदेश अध्यक्ष बन के आए हैं और आगे जनता की और सेवा करेंगे और करते भी जा रहे हैं। देखिए सर, हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है महाराजगंज जिले का कि कई बार से सांसद रहे हैं, इस समय केंद्रीय मंत्री भी हैं और हम लोग के क्षेत्र का विकास होगा और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र का जो है एक प्रतिनिधि जो है यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष होने जा रहा है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी। सारे धर्म, सारे लोग एक साथ मिलकर मिठाई बांट रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं। खासकर मेरे चेयरमैन साहब गुड्डू खान साहब जो है इस कार्यक्रम में एकदम आगे रहते हैं और उनके बहुत नजदीक हैं। हम लोग सारे लोग उनके साथ हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष बनाए जाने पर घर वालों में खुशी की लहर है। उनकी मां उज्ज्वला चौधरी ने बताया कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि उनके बेटे ने राजनीति में एक छोटे से पद पार्षद से शुरुआत किया था और आज प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा इसी तरह तरक्की करे। गोरखपुर में इस समय परिवार में खुशी है। उनके घर पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। रायबरेली जिले के सलोन में फर्जी आधार और निवास प्रमाण पत्रों की जांच के बाद उनका निरस्तीकरण शुरू कर दिया गया है। 2020 से 2023 के बीच सलोन तहसील में 12 गांव में करीब 53,267 जन प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जिनमें से 52,846 फर्जी पाए गए। मामले की जांच एटीएस द्वारा की जा रही है और इस मामले में जन सुविधा केंद्र संचालक जिशान, बीडीओ विजय यादव सहित कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि शासन स्तर पर जांच के बाद निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है और अब तक 1000 से अधिक फर्जी प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं। मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता ने बताया कि ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी और पहले दिन 238 ग्राम सभाओं के प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। यह प्रकरण विगत वर्ष 2024 में प्रकाश में आया था और तत्काल इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए विस्तृत रूप से जांच की गई थी। जांच उपरांत जो दोषी व्यक्ति थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई और प्राथमिकी भी दर्ज की गई। साथ ही साथ उनके समस्त कार्य क्षेत्र में जो बनाए गए फर्जी प्रमाण पत्र थे उनकी भी विस्तृत रूप से जांच की गई। जांच उपरांत जो जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे उसके संबंध में जनपद स्तर से मुख्य रजिस्ट्रार बर्थ डेथ यानी कि महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य महोदय को एक अनुमति हेतु अनुरोध पत्र भी प्रेषित किया गया, जिसके माध्यम से ऐसे सभी प्रमाण पत्रों जो फर्जी पाए गए थे उनके निरस्तीकरण की कार्रवाई की अनुमति प्राप्त की गई और वर्तमान में जो जनपद में कार्रवाई संचालित है वो ऐसे ही सभी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जो पाए गए थे उनके निरस्तीकरण के संबंध में की जा रही है। 12 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी की आईडी यूज करके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का प्रकरण संज्ञान में आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी महोदया द्वारा अप्रैल 25 में शासन को 52,846 जन्म प्रमाण पत्र निरस्त करने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें शासन स्तर से अनुमति प्राप्त हो चुकी है और उनके निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो स्थिति है उसमें जलालपुर में 7 जन्म प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं, गोपालपुर उर्फ अनंतपुर में 231 जन्म प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं और दुबन में 2 जन्म प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं और उसमें निरंतर कार्रवाई अभी चल रही है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम।
कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन मेजर SD सिंह विश्वविद्यालय भोजपुर के प्रांगण फर्रुखाबाद में किया गया, जिसमें जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री मोनिका यादव, विधायक अमृतपुर सुशील शाह के जिलाध्यक्ष भाजपा फतेह चंद्र वर्मा सहित अन्य अनेक नेताओं व अधिकारियों ने भाग लेकर नवदंपतियों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। जिलाधिकारी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों सहित पंडितों की सहायता से विवाह संपन्न कराए। कुल 438 विवाह में से 8 जोड़ों का काजी शहर ने निकाह पढ़ाया। 440 का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के लिए इस जनपद को प्राप्त है और पूरे के पूरे आने की सूचना थी। 400 के लगभग आ चुके हैं, जो आ जाएंगे उसमें शामिल हो जाएंगे। ये योजना निर्धन परिवार के बच्चियों को एक व्यवस्थित सामाजिक जीवन निर्वाह के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सपोर्ट सिस्टम है, आपको पता है। 1 लाख रुपए प्रति लाभार्थी को इसमें दिया जाता है और 17-18 फाइनेंशियल ईयर से शुरू हुआ 29 से 17 निर्धन बच्चियों का विवाह इस सामूहिक समारोह में हुआ है। इस जनपद में लगभग 14 करोड़ 87 लाख रुपए उसमें गए हुए हैं। मथुरा के वृंदावन में हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने धर्मेंद्र के योगदान को सराहा। सभा में मौजूद लोग उनके गीतों और संवादों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। धर्मेंद्र जी के जाने से सिने जगत के एक युग का अंत हुआ है। धर्मेंद्र जी जीवन में जिस क्षेत्र में भी गए, चाहे वो पहलवानी में गए, चाहे वो राजनीति में गए, चाहे वो सिने जगत में गए, वो जहाँ भी गए वो प्रथम नंबर और अव्वल नंबर पे रहे। धर्मेंद्र जी का जीवन एक मार्गदर्शक है ग्रामीण बच्चों के लिए। एक गांव में पैदा होने वाला बच्चा भी एक हिंदुस्तान में बम्बई जैसे शहर में जाके प्रथम नंबर पे अपनी ख्याति प्राप्त कर सकता है। धर्मेंद्र जी हमेशा हमारी यादों में बने रहेंगे। धर्मेंद्र जैसा हीरो न आया है न आएगा, और बस हम सबकी श्रद्धांजलि है उनके लिए, और हम उनको हमेशा मिस करते हैं, लेकिन वो हमारे दिलों से कभी बाहर नहीं जा सकते। हाँ जी, बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बस उनकी फिल्मों को और उनकी यादों को अपने दिल में रखें, और बस यही कह सकता हूँ। मैं कभी धर्मेंद्र जी से मिला नहीं हूँ, लेकिन हेमा जी के माध्यम से मैंने जितना उनको जाना है, उन्होंने अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र में नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने देश और धर्म के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। गीता में कहते हैं नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा तो अजर अमर है। शरीर जलता है, शरीर मिटता है, शरीर आता है, आत्मा का कभी कुछ नहीं होता। आत्मा तो अजर अमर है। परंतु इस संसार में दौलत वो नहीं है जो हम लोग ईंट बंगला और ये बड़े बड़ी गाड़ी घोड़ा इन सबको इकट्ठा करते हैं। सबसे बड़ा जो धन है वो है यश। आपके जाने के बाद कितने लोग आपको याद करते हैं, आपने अपने क्षेत्र में कितना काम किया, आपने धर्म के लिए देश के लिए क्या काम किया, जिसके आपके जाने के बाद भी लोग अगर आपको याद करें तो समझ लीजिए कि आप धनवान हैं। धर्मेंद्र जी की शोक सभा में सम्मिलित हुआ हूँ जो हेमा जी के द्वारा यहाँ रखी गई है। देखिए, धर्मेंद्र जी जो है कोई साधारण अभिनेता नहीं थे। एक युग समाप्त हो गया धर्मेंद्र के साथ में, और वास्तव में वो जितने बड़े अभिनेता थे उतने ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनके अंदर जो है जो सरलता, सहजता, मधुरता थी, विनम्रता थी, एक अपनापन था। वो कहना चाहें कि ही वाज लविंग एंड अफेक्शनेट पर्सन, ऐसे व्यक्ति थे वो। और उन्होंने जितनी फिल्में दी हैं, सीता, गीता, शोले जैसी सुपरहिट फिल्में, उनके व्यक्तित्व के सामने
जो सुपरस्टार की पदवी होती है वो भी बोनी पड़ती थी। देवरिया में 3 दशक बाद 2 दिवसीय विश्व भोजपुरी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी, शायर भरत शर्मा व्यास, मदन राय सहित अन्य पदाधिकारियों ने किया। मनोज तिवारी ने अपने संबोधन में कहा, भोजपुरी की प्रगति के लिए हमें घर में बच्चों को भोजपुरी सिखाना होगा और उसकी विकृतियों को दूर करने के प्रयास करना होगा। उन्होंने प्रस्तुति देने वाली बच्चियों के साथ भोजपुरी गीत भी गाया। इस कार्यक्रम में भोजपुरी क्षेत्र से कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। ओकर धागा कहाँ रहेगा, कलिता में रहेगा। हमनी के कितनो विकास हो जाए, देवरिया के जे बहुत समर्थ लोग बाटे, वो चाहे कितनो बड़गुड़ान होके, भोजपुरी खातिर आपन थोड़ा थोड़ा योगदान जरूर होके। ऐसा स्थिति में भोजपुरी भी सबसे बहुत कुछ इशारा करता, बहुत कुछ अपेक्षा करता। हमनी के अपने बच्चन के भोजपुरी बतावल भी जरूरी बा। आप भोजपुरी खाली भाषा नहीं थे, भोजपुरी के हम समझता नहीं, हमनी के वो संस्कृति बाटे भोजपुरी। बलरामपुर की राष्ट्रीय लोक अदालत में 6,318 वादों का निस्तारण किया गया। इस लोक अदालत में बैंकिंग, बीमा, मोटरयान और दुर्घटना प्रतिपूर्ति सहित अन्य मामलों का आपसी सुलह सहमति के आधार पर निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 6,904 वाद नियम किए गए थे, जिनमें से 6,318 वादों का निस्तारण किया गया। न्यायालयों ने 1,69,25,220 रुपए की वसूली और भुगतान के आदेश पारित किए। विभिन्न बैंकों के 950 मामलों का निपटारा हुआ, जिसमें 9 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान प्राप्त हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अतुल कुमार नायक ने कहा कि इस प्रक्रिया से न्यायालयों में मुकदमों का बोझ कम होता है और लंबित मामलों का समाधान भी होता है। इस लोक अदालत का मुख्य जो उद्देश्य है यह है कि उपभोक्ता संबंधी मामले, जो आपराधिक मामले हैं, सिविल मामले हैं, उत्तराधिकार के मामले हैं, आपसी वाद विवाद के मामले हैं, जिनका निस्तारण जो है सुलह समझौते के आधार पर जो है किया जा सकता हो, उस पर अधिक से अधिक निस्तारण के उद्देश्य से कि लोग आएँ और अधिक से अधिक अपने जो भी वाद हैं, या काफ़ी लंबे समय से देखा गया है कि न्यायालयों में मुकदमों का अधिक बोझ है, जिससे कि जो है छोटे मामलों भी जिसे लंबित रह जाते हैं वर्षों से, तो उनको अधिक से अधिक निस्तारण किया जाए। और इस लोक अदालत में हमारे जनपद न्यायाधीश माननीय श्री उत्कर्ष चतुर्वेदी सर के कुशल मार्गदर्शन में हम लोग अधिक से अधिक जो है मामलों का निस्तारण करेंगे। वर्ष 2025 की जो लोक अदालत है ये आखिरी लोक अदालत है और इस लोक अदालत के माध्यम से जो भी डिफॉल्टर अकाउंट्स हैं, डिफॉल्टर जो बोरोवर्स हैं, उनको जो भी ब्याज में छूट दी जाती है, जिसके माध्यम से वो कर्ज मुक्त हो सके। और जो लोक अदालत का जो सेटलमेंट रहता है वो एक डिग्री के बराबर रहता है। उसमें अन्यथा जो है सूट फाइल करके डिग्री प्राप्त होती है। लोक अदालत में कोई समझौता किया जाता है जो डिग्री के समतुल्य होता है, डिग्री के बराबर रहता है, डिग्री की तरह वसूल किया जाता है। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं विराम। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों का रुख करते हैं। जनपद में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कुल 180 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। मिशन शक्ति 5.0 के तहत 44 दंपतियों ने आपसी सहमति से अपने वैवाहिक विवादों का समाधान किया और पुनः साथ जीवन शुरू करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय लोक अदालत न केवल लंबित मामलों को निपटाने में सहायक साबित हो रही है, बल्कि इससे संबंधित पक्षों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक राहत भी मिल रही है। न्यायाधीश और पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई काउंसलिंग के कारण 44 परिवार पुनः एकजुट हो सके। सभी दंपतियों को फूल माला और उपहार देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस सकारात्मक पहल से अनेक परिवारों में खुशियां लौट आई। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे भारत वर्ष में आज किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वादकारियों को
अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, चाहे वह दीवानी न्यायालय के मुकदमे हो, बैंक के मुकदमे हो, बिजली के मुकदमे हो, किसी भी तरीके के मुकदमे जो उनके आज यहाँ पर लगे हुए हैं, उसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने का उद्देश्य हमारा रहता है, ताकि वे अपने वादों का निस्तारण कराकर यहाँ से खुशी खुशी अपने घर। पारिवारिक न्यायालय कोर्ट में माननीय न्यायाधीश महोदय व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में 40 परिवारों का पुनर्मिलन कराया गया व इस दौरान उन्हें उपहार स्वरूप भेंट देकर उनके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं दी गई व 40 प्रकरणों का सफल निस्तारण कराया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। फिलहाल 5 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले को भारत ने 101 रन से अपने नाम किया था, जबकि दूसरा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने 51 रन से जीतकर सीरीज को बराबरी पर कर लिया है। ऐसे में आज भी दोनों टीमों के बीच में हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। आज होने वाले मैच में टीम इंडिया बिना किसी गलती के जीत दर्ज करते हुए सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला 2026 की भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ के अनुमान के बीच प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सुरक्षा से लेकर भीड़ प्रबंधन तक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं माघ मेले का आधिकारिक लोगो भी जारी कर दिया गया है। माघ मेला 2026 को लेकर तीर्थराज प्रयाग में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बार शासन और प्रशासन की ओर से माघ मेले को बड़े स्तर पर आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक होगी। विशेष रूप से मौनी अमावस्या के दिन काफी श्रद्धालुओं के संगम स्नान करने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मेला क्षेत्र में निगरानी के लिए 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन और कंट्रोल रूम के माध्यम से भीड़ की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। ये मेला आम मेला से अलग इसलिए भी है कि इस बार भीड़ अप्रत्याशित आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं की आगमन की संभावना व्यक्त की जा रही है पूरे मेला अवधि के दौरान। ये भी संभावना है कि मौनी अमावस्या के दिन लगभग 3.5 से 5 करोड़ तक के बीच में श्रद्धालु आ सकते हैं। प्रयागराज माघ मेले के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री स्तर से माघ मेले का आधिकारिक लोगो जारी किया गया है। ये लोगो माघ मेले के आध्यात्मिक, धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व को दर्शाता है। लोगो में सूर्य और चंद्रमा की 14 कलाओं को दर्शाया गया है। माघ मेला भारत की प्राचीन परंपरा है और उसी प्राचीन परंपरा को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोगो जारी किया, उसमें प्रयाग की पूरी सांस्कृतिक धरोहरों को उभारने का प्रयास हुआ है। त्रिवेणी संगम है, पूज्य संत महात्मा है, अक्षय वट है, लेटे हनुमान जी है, सभी चीजों को एक सामंजस्य स्थापित करके एक लोगो को जारी किया गया है और निश्चित रूप से यह लोगो सभी लोगों को माघ मेले की ओर आकर्षित। प्रयागराज संगम जो त्रिवेणी है हमारी, उसके महत्व को और साथ साथ जो हमारा जो माघ मेला है, इसकी जो ऊर्जा होती है, आध्यात्म और भक्ति की जो ऊर्जा होती है, उसको दर्शाता है। और साथ में जो हमारे बड़े हनुमान जी का मंदिर है, उसके शिखर को दर्शाता है। और इसमें साइबेरियन पक्षी भी हमारे माघ मेले के दौरान यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ के वातावरण। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत में आजकल सियासत चलती है, लेकिन एक दौर